हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी दमदार लीडरों का महिपाल सिंह सोगरवाल का नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सपने देखता भी है और उन्हें साकार भी करता है। और साथियों, दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और हमेशा मेहनत करना सिखाया। तो मैं चाहूंगा मेरे माता पिता के लिए अब तक की सबसे दमदार तालियां। साथियों, दमदार तालियां। थैंक यू। और साथियों, धन्यवाद देना चाहूंगा रॉयल ड्रीमर्स के फाउंडर मिस्टर महागुरु माधव सर, विजयपाल सर के लिए, जिनकी ऑडियो वीडियो सुन के आज मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं। मैं चाहूंगा महागुरुओं के लिए अब तक की सबसे दमदार तालियां दियो, दमदार तालियां। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु सत्येंद्र प्रसाद जी का, उनकी फ्राइडे की ट्रेनिंग ले लेकर के, उनकी फ्राइडे ट्रेनिंग ले लेकर के सीख के आज मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं। मैं चाहूंगा महागुरु सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए अब तक की सबसे दमदार और धमाकेदार तालियां दियो। और धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु राकेश प्रसाद जी और अजय पंडित जी का। इन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया और एक छोटे भाई की तरह समझाया, और इनकी बदौलत मैं हमेशा पॉजिटिव रहा। तो मैं चाहूंगा दोनों महागुरुओं के लिए भी दमदार तालियां दियो, दमदार तालियां। और धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु लोकेत मंडनाथ जी का। इन्होंने भी मेरे को समय समय मोटिवेट किया। मैं चाहूंगा इनके लिए भी दमदार तालियां साथियों। और धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु धर्मवीर सर का। इन्होंने हमेशा एक बच्चे की तरह, एक छोटे भाई की तरह समझाया। जैसे हम नरेश जी को पौधा लेके आते हैं तो पौधा लगा करके समय समय पर खाद बीज दिया जाता है, तो उसी प्रकार महागुरु धर्मवीर सर ने मेरे को समय समय पर समझाया और बातचीत करते रहे। मैं चाहूंगा महागुरु धर्मवीर सर के लिए भी दमदार तालियां दियो, दमदार तालियां। थैंक यू। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु सत्यपाल सर का, जिन्होंने मैं हमेशा मेरे को मोटिवेट किया। और वो हमेशा एक ही बात कहते थे, फौजी चिंता मत कर, हम आपके साथ हैं। अगर हम सफल हो सकते हैं तो सफल आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो साथियों। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्रेट मेंटर, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूं, जिनकी बदौलत आज मैं बोल पा रहा हूं, जिनकी बदौलत आज मेरे बच्चों के सपने साकार हो रहे हैं, जिनकी बदौलत आज अपने माता पिता का मैं एक अच्छा बेटा कहलाया हूं, जिनकी बदौलत आज मेरे टीम के सपने साकार हो रहे हैं। मैं चाहूंगा अब वो मेरे जिंदगी के गॉड फादर हैं। मैं चाहूंगा गजेंद्र सिंह सोगरवाल के लिए अब तक की सबसे जोरदार और धमाकेदार तालियां। साथियों, अगर महागुरु गजेंद्र सर नहीं होते तो साथी मैं आज यहां पर नहीं होता। आज मैं कहीं न कहीं ड्यूटी दे रहा होता, बर्फ पड़ रही होती, पसीना बहा रहा होता, साथियों पर यहां पर नहीं होता। मैंने हमेशा हनुमान मोड में काम किया और महागुरु गजेंद्र सर की बातों फॉलो करता चले गया। तो साथियों, और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पंकज सर का। जब कभी भी मैं उनसे बातें करता था तो वो एक ही चीज बोलते मुस्कुरा करके कि महिपाल जी, आप डायमंड हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सिर्फ एक काम करते चले जाओ, जो आपके अपलायन है उनकी बातों फॉलो करते चले जाओ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा पंकज सर के लिए भी जोरदार धमाकेदार तालियां साथियों। साथियों,
हमारे बीच में और भी बहुत सारे दमदार डायमंड लीडर हैं। मैं चाहूँगा उन्होंने भी कभी दिशा में मिला, कभी एलडी में मिला, कभी डायमंड से मिला, कहीं भी मिला, उन्होंने मेरे को पॉजिटिव किया, मोटिवेट किया। मैं चाहूँगा उन सभी दमदार डायमंड लीडरों के लिए भी धमाकेदार ताली साथियों, धमाकेदार तालियां। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भाइयों का, जिन्होंने हमेशा मेरे से एक ही बात बोली कि सच्चाई के रास्ते पर चलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, मेहनत करके दिखाना है। तो मैं चाहूंगा मेरे भाइयों के लिए भी दमदार तालियां साथियों। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी सी प्यारी दमदार टीम को, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और फाइन ट्यूनिंग के साथ काम किया। साथियों, मैं सभी लीडरों का नाम नहीं ले सकता, फिर भी मैं कुछ दमदार लीडरों का नाम लेना चाहूंगा, जिनमें हमारे मिस्टर अजय जी, मिस्टर अजित मीणा जी, मिस्टर राजेश जी, मिस्टर लोकेंद्र जी, मिस्टर योगेंद्र जी, मिस्टर रमेश जी। इन सभी दमदार लीडरों के लिए अब तक की सबसे धमाकेदार और दमदार तालियां। साथियों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम महिपाल सिंह और भरतपुर नजदीक तुयागा को रहने वाला हूं। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और साथियों, पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था। तो मेरे को बचपन से एक ही बात बताई गई थी कि बेटा पढ़ ले लिख ले, नौकरी लग जाएगी। और नौकरी भी कौन सी? बेल्ट वाली, होर्स वाली। तो साथियों, मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने मदर फादर खेती में का मैं हाथ बटाता था। तो साथियों, खेती के साथ साथ मैं भर्ती की तैयारी भी कर रहा था। और साथियों, एक समय ऐसा आता है मेरी नौकरी लग जाती है। तो साथियों, नौकरी बड़ी दमदार थी। वो भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 नौकरी थी। उसमें लोग 1000 व्यक्ति जाते हैं और एक व्यक्ति का चयन होता है। साथियों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है उस वर्दी को पहनने का। तो साथियों, नौकरी थी इंडियन आर्मी की। मैं चाहूंगा इंडियन आर्मी के लिए अब तक की सबसे दमदार और धमाकेदार तालियां दो, धमाकेदार तालियां। थैंक यू। साथियों, नौकरी लग चुकी थी पर सपने साकार नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बताया जाता है नौकरी गारंटी थी दाल रोटी की, पर जो आपके सपने ना, वो सपने कभी साकार नहीं हो सकते साथियों, क्योंकि सोच बड़ी थी, कुछ कर गुजरने की कोशिश थी साथियों। तो साथियों, व्यक्ति चाहता है ना शिद्दत से, तो ऊपर वाले भी साथ देता है। सानो, तो साथियों, मेरे को वो दिन याद है जब मैं राजौरी में एलसी पर ड्यूटी कर रहा था और एक शख्स का मेरे पास कॉल आता है, और वो शख्स नहीं, एक शख्सियत है, वो खुद डायमंड नहीं, डायमंड मेकर हैं। मैं चाहूंगा उस शख्स के लिए, मिस्टर गजेंद्र सिंह सोगरवाल के लिए अब तक की सबसे जोरदार एक बार धमाकेदार तालियां दो, धमाकेदार तालियां। वो मेरे से एक बात बोलते हैं कि महिपाल जी, एक ऐसी नौकरी आई हुई है, एक ऐसी कंपनी आई हुई है, अगर व्यक्ति सफल हो जाए तो सप्ताह के 2 लाख रुपए कमा सकता है। साथियों, मेरा विश्वास नहीं हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं सफल हो गया, अगर सप्ताह के 50,000 भी आएंगे तो महीने के 2 लाख रुपए हो गए। और पार्ट टाइम नौकरी करते हुए आज के समय में महीने के 2 लाख रुपए कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता साथियों। तो मैंने बोला, सर करना क्या होगा? महागुरु गजेंद्र जी बोले, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक शॉपिंग करनी है, जैसे आप अमेजन से करते हो या फ्लिपकार्ट से करते हो या किसी मॉल में जाकर करते हो, वही शॉपिंग आपको यहां से करनी है। तो साथियों, मैं शॉपिंग कर ली, और शॉपिंग करने के बाद मेरे कुछ मित्र थे और मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दी। जब मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दी तो हर व्यक्ति ने यही जवाब दिया कि महिपाल जी, आप फंस गए हो, आपके पैसे मारे जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने महागुरु गजेंद्र जी के पास कॉल किया। मैंने बोला, सबने कुछ लोगों से बातें की हैं
और व्यक्ति ये बोले सब कुछ होने वाला नहीं है। तो महागुरु जी ने एक बात बोली, महिपाल जी एक चीज बताइए, जो लोग ये बोल रहे हैं यहां से कुछ होने वाला नहीं है, उनकी इनकम कितनी है? मैंने बोला किसी की 40,000 रुपए, किसी 50,000 रुपए। तो उन्होंने एक चीज बोली, महिपाल जी जो हमारे महागुरु हैं, हमारे सीनियर हैं, उनकी इनकम कितनी है? बोला साहब साल की करोड़ रुपए। तो महागुरु जी एक चीज बोला, महिपाल जी अगर हजारवाल व्यक्ति की बात मानोगे तो हजारपति रह जाओगे, अगर करोड़पति की बात मानोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। तो साथियों किसकी बात माननी चाहिए, हजार वाले की या करोड़ वाले की? तो साथियों मैंने भी जवाब दिया महागुरु को कि सर बात मान चाहिए करोड़ वाले की। तो साथियों मैं जॉइनिंग करने के 5 महीने बाद छुट्टी आया और मैंने कभी प्लान देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, सिर्फ एक फेस वैल्यू पे, क्योंकि गजेंद्र जी मेरे बचपन के दोस्त थे और यहां पे से बहुत सारे दमदार लीडर होंगे जो अपने दोस्तों को लेकर आए होंगे। तो साथ ही मैं कहना चाहूंगा जितने भी हम दमदार लीडर आए हुए हैं, जिनके दोस्त आए हुए हैं, भाई साहब एक बार विश्वास कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो साथियों मैंने विश्वास किया था। 5 महीने बाद छुट्टी आया और छुट्टी आने के बाद गजेंद्र जी मेरे घर पे आए और मैं कहने लगे चलो महिपाल जी सिस्टम में काम करते हैं। तो हर व्यक्ति का एक सवाल होता है, वही सवाल मेरे पास था। मैंने बोला कि सर मेरे पास समय नहीं है। तो गजेंद्र जी बोले अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास पैसा होगा। मैंने बोला साहब मेरे पास पैसा भी नहीं है। बोले महिपाल जी आपकी नौकरी कितनी हो गई? मैंने बोला साहब मेरी नौकरी 10 साल की हो गई। तो महागुरु जी बोले महिपाल जी अगर आप नौकरी 10 साल और कर लेते हैं, क्या गारंटी आपका पैसा भी हो समय भी हो, क्या कोई गारंटी है? तो मैंने भी यही बोला नो, कोई गारंटी नहीं है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि सर मैं लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। तो महागुरु जी बोले कि महिपाल जी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लोगों से मिलवाना है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने वहां पे महागुरु जी ने पूरे क्वेश्चन क्लियर कर दिए। तो साथियों ऑन स्पॉट मैंने 2 DD और लगाई और इस सिस्टम में ट्रिपल आईडी से काम करना शुरू किया। साथियों मैंने ट्रिपल आईडी से, थैंक यू। अगर उस समय महागुरु जी ने अगर मेरी दमदार FIM नहीं की होती तो सिर्फ मैं एक आईडी से काम कर रहा होता। महागुरु जी ने मेरे पूरे क्वेश्चनों का क्लियर कर दिया, मैंने ट्रिपल आईडी से काम किया। तो साथ में कहना चाहूंगा जो व्यक्ति एक आईडी से आ सकता है वो 3 आईडियों से भी आ सकता है, पर आएगा तभी जब आप उसकी FIM करोगे और उनके पूरे क्वेश्चनों का क्लियर करोगे। संडो करने तैयार है? तो साथियों करने तैयार हैं तो आपके साथ भी लोग ट्रिपल आईडी से आने को तैयार हैं। तो साथियों ये पूरी बात मेरी मैडम सुन रही थी। जब गजेंद्र जी घर से निकल जाते हैं तो मैडम मेरे पास आती हैं और मैडम एक ही बात बोलती हैं, जब पैसा देने का था तो आप रुके नहीं, जब यहाँ से कुछ पैसा आ सकता है या सपने साकार हो सकते हैं तो आप पीछे किस लिए हट रहे हो, मैं आपके साथ हूं। तो साथियों कहा जाता है जब गृह मंत्रालय से आदेश मिल गया तो आदमी की हिम्मत बन जाती है। ऐसा नो। और कहा भी जाता है व्यक्ति असफल होता है तो घर से ही होता है, अगर व्यक्ति सफल होता है तो घर से ही होता है साथियों। और साथियों मेरी हिम्मत बन गई और मैंने सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया। जैसे सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ। मैं कुछ लोगों से मिला जो खास थे, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, फौजी तू फंस गया औरों को भी फंसा रहा है। तो मैं महागुरु गजेंद्र जी के पास गया तो उन्होंने मेरे को कहानी सुनाई। कहानी सुनने तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो उन्होंने कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान था और उसकी एक भैंस थी और उस किसान की वो भैंस बीमार हो जाती है। तो और उस गांव के अंदर एक डॉक्टर था पशुओं का, वो डॉक्टरी कर रहा था, वो सीख रहा था। तो वो किसान उस डॉक्टर के पास जाता है और जाकर के वो डॉक्टर आता है। और साथ ही बताना चाहूंगा जब कोई व्यक्ति नया काम सीखता है ना उसके अंदर उत्सुकता होती है, ऐसा नो। तो डॉक्टर भगा भगा आता है और साथियों भैंस बड़ी बदमाश थी। डॉक्टर को मालूम नहीं था कि बदमाश भैंस को कैसे काबू में किया जाए। डॉक्टर ने अपना दिमाग लगाया
उसको गोली देनी थी। किसान से बोला ऐसा कीजिए, एक आप पाइप लेके आइए और इन गोलियों को पीस दीजिए। और डॉक्टर ने सोचा मैं पाइप भैंस के मुंह में डाल दूंगा, ऊपर से पिसी गोली डाल दूंगा, फूंक मारूंगा और गोली भैंस के पेट के अंदर चली जाएंगी। तो साथियों उसने ऐसा ही किया कि उस डॉक्टर ने वो पाइप भैंस के मुंह में दे दिया, ऊपर से पिसी गोली डाल दी। जैसे ही डॉक्टर ने मुंह लगाया फूंक मारने के लिए, भैंस ने उल्टी फूंक मार दी। दवाई जानी थी भैंस के पेट के अंदर, वो चलेगी डॉक्टर के पेट के अंदर। गया था भैंस को ठीक करने, खुद बीमार हो के आएगा साथियों। तो साथियों मेरा साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं प्लान देने जाता था तो लोग मेरे को उल्टा प्लान दे दिया करते थे कि फौजी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप फंस चुके हो, लोगों को फंसा रहे हो। ऐसी या तो कोई इंडिया में कोई कंपनी पैदा नहीं हुई है जो सप्ते के 2 लाख रुपए दे दे, ये कंपनी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो साथियों उनकी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती थी और मैं भी नेगेटिव हो जाया करता था। तो मैं महागुरु जी के पास गया, क्योंकि बताया जाता है हर बीमारी दवाई किस पे है, अपलाइन के पास। तो मैं अपलाइन के पास गया, मैंने बोला सर लोग तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो महागुरु जी आए, महागुरु जी ने मेरे को सिखाया और एक चीज़ बोली, महिपाल जी जब आप आर्मी के अंदर गए थे तो क्या आपको फर्स्ट में राइफल दी क्या? मैंने नहीं दी सर। क्या हुआ? कि सर पहले मेरे को सिखाया गया था और बाद में राइफल दी गई थी। तो महागुरु जी बोले कि महिपाल जी पहले आपको सीखना पड़ेगा और सीख के सिस्टम में काम करना पड़ेगा। तो साथियों महागुरु जी ने मेरे को सिखाया और सिखा करके मेरे को अपने साथ लिया और जोड़ी बनाई और जो मेरी लिस्ट बनवाई थी महागुरु जी ने FIM के दौरान, और उस लिस्ट पे काम करना शुरू किया। तो साथियों उस लिस्ट में सबसे पहला नाम निकल के आता अजय सिंह सोगरवाल जी, जो कि LIC का काम किया करते थे। और वो मेरी बच्ची की LIC जबरदस्ती कर ले गए थे, मना करने के बावजूद भी, क्योंकि संघ के मित्र तो मना नहीं हुई। तो मैंने महागुरु गजेंद्र जी बोला कि सर अजय जी के पास चलते हैं। महागुरु गजेंद्र जी बोले कि सर उनके पास नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों सर? कि मैं उनका 5 महीने से फॉलोअप कर रहा हूँ, महागुरु जी धर्मवीर जी को ले जा चुका हूँ, महागुरु सतपाल जी को लेके जा चुका हूँ, वो मना कर देते हैं। तो मैंने महागुरु जी गजेंद्र जी से बोला कि सर एक बार मेरे साथ भी चल के देखिए, क्योंकि मेरा विश्वास था। जब मैं गजेंद्र जी को लेके गया अजय जी के पास, तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि अजय जी आपने मेरी बच्ची की LIC की थी? बोला की थी। मना करने बाद की थी? बोला की थी। तो आपको भी इसमें ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महागुरु अजय जी बोले मेरे से कि सर मेरी एक शर्त है। मैंने बोला क्या शर्त है? मैं ज्वाइनिंग तो कर लूंगा पर काम नहीं करूंगा। तो जैसे मैं कुछ बोलने वाला था, गजेंद्र जी मेरा हाथ मसक दिया और गजेंद्र जी ने उनसे पैसे ले लिए। जब पैसा ले लिए, जब मैं रास्ते में चले थे गजेंद्र जी और हम, तो मैंने बोला सर एक चीज़ बताइए, जब व्यक्ति काम करने के लिए मना करा उसके पैसे क्यों लेके आए? तो महागुरु जी एक चीज़ बोले कि महिपाल जी शाम होते होते उनका कॉल आ जाएगा आपके पास और वह आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे कि सर आप पैसा ले तो गए, करना क्या होगा ये बता के नहीं गए। और साथियों ऐसा ही हुआ, शाम होते होते अजय जी के मेरे पास कॉल आ गया और एक चीज़ बोली कि महिपाल जी आप पैसा तो ले गए, करना क्या होगा ये बता के नहीं गए। तो साथियों इस प्रकार से मेरी एक ज्वाइनिंग हो चुकी थी। और दूसरी ज्वाइनिंग महागुरु गजेंद्र जी के माध्यम से मेरे को अजीत मीणा जी मिले थे। तो साथियों 1 महीने में सिर्फ 2 ज्वाइनिंग हुई थी। कितनी ज्वाइनिंग हुई थी? 2 ज्वाइनिंग हुई थी साथियों। और साथियों मैं ड्यूटी पे चले गया और ड्यूटी पे जाने के बाद महागुरु जी ने इन दोनों दमदार लीडरों को सिखाया और सिखा करके अपने साथ काम करना शुरू किया और काम करते जा रहे थे। तो साथियों जब मैं दोबारा छुट्टी आया तो छुट्टी आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता था महागुरु जी के पास जाना और अपनी काउंसलिंग कराना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि टीम कहाँ पे क्या काम कर रही है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पे थी मैं संपर्क में कम रह पाता था। तो महागुरु जी पास जाता था, काउंसलिंग कराता था। जैसे जैसे महागुरु जी बोलते थे मैं वैसा ही करता चले गया। सिर्फ मैंने हनुमान मोड़ में काम किया है और जितने भी मोड़ थे मैंने सबको लीड मार दिया साथियों, क्योंकि मेरे को पता थी
वो कहा भी जाता है जो व्यक्ति हनुमान मोड़ में काम करता है वो हमेशा सफल होता है साथियों। तो साथियों काम करता जा रहा था, करता चले जा रहा था। और साथियों जैसे सबके साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ, मेरा भी विरोध हुआ साथियों। और साथियों विरोध जहां तक हुआ कुछ लीडर तो हाथ खड़े कर जाते, बैठ जाते, पर साथियों में बैठाए भी नहीं, क्योंकि गांव वाले ने, मेरे बड़े भाई थे, उनसे ये बोल दिया कि आपका छोटा भाई सट्टा लगाता है। क्योंकि काम कुछ ऐसा ही था, मैं सुबह घर से निकलता था 5, 6, 7 बजे और शाम को 10, 11 बजे वापस आता था साथियों। और वो लोग कहते थे कि आपका भाई सुबह पैसे उगाता है और शाम को लगा के आता है साथियों। जब यह बात मेरी मैडम को मालूम पड़ी तो मैडम बड़ी दुखी हुई, क्योंकि मैडम ये बोलती थी, मैं मैडम से एक चीज बोलता था कि मैडम मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं, आपको रानी बनाऊंगा, आपको महारानी बनाऊंगा। सर मैंने उनसे यही चीज बोली थी। तो साथियों में घर गया, घर जाने के बाद मैडम नाराज थी, नेगेटिव थी। मैंने बोला क्या हुआ? तो मैडम ने एक जवाब दिया, तो आप तो बोलते थे मैं आपको रानी बनाऊंगा, महारानी बनाऊंगा, आप तो सट्टा लगाते हो, और सट्टा लगाने वाले का घर हमेशा बर्बाद होता है सानो। तो मैडम नेगेटिव हो गई। तो मैंने महागुरु जी के पास कॉल मिलाया, क्योंकि कहा जाता है कभी कोई प्रॉब्लम होती कहां कॉल मिलाना है? अपलायन के पास। मैंने तुरंत कॉल मिला दिया उसी समय। मैंने बोला महागुरु जी बात ऐसे हो गई है। महागुरु जी एक चीज बोले, महिपाल जी गलती आपकी, आपकी मैडम की नहीं है, क्योंकि अभी तक आप अपनी मैडम को किसी एक्टिविटी में लेके नहीं आए, चाहे एसपीएस हो, चाहे बीबीएस हो, चाहे किसी भी नहीं ले गया था मैं, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैडम है कम पढ़ी लिखी हैं, घर का काम करेंगी, क्या करेंगी जा करके। तो उन्होंने एक चीज बोला कि महिपाल जी जब कभी भी कोई एक्टिविटी होती है तो आपको अपनी मैडम को लेके आना है। तो साथियों मैंने ऐसा ही किया। सबसे पहले मैंने काम किया, मैं अपनी मैडम को गजेंद्र जी मैडम के पास ले गया, और उनकी मैडम ने मेरी मैडम को समझाया, जिसे काउंसलिंग कहते हैं, समझा तो दिया था, तो पर कहीं ना कहीं टसन थी कि ये गलत है या सही है। और महागुरु जी ने बोला कि महिपाल जी आपको छुट्टी आना है और फंक्शन में मैडम को बिठाना है। तो साथियों मैं बड़ा खुशनसीब था, उसी महीने मुरली प्लाजा में फंक्शन था और महागुरु सत्येंद्र प्रसाद जी आए हुए थे उसमें। मैं चाहूंगा महागुरु सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए दमदार तालियां दिए, दमदार तालियां। अगर ये नहीं होते तो मेरी मैडम पॉजिटिव नहीं होती साथियों, पॉजिटिव नहीं होती। जब मैं अपनी मैडम को ले गया, वहां पर 500 लोग आए हुए थे, तो मैडम ने सोचा हो सकता है मेरे पति अकेले गलत काम कर सकते हैं, और जहां तो 500 लोग हैं क्या सभी गलत काम कर सकते हैं क्या? नो। तो मैडम ने ये सोचा कि गलत काम नहीं कर सकते। और जब महागुरु सत्येंद्र प्रसाद जी की स्पीच को सुना मेरी मैडम ने, तो मैडम ने हम सोच लिया कि सिस्टम बड़ा दमदार है, हेल्प करनी चाहिए। तो साथियों उस दिन से हेल्प करती चलेगी मैडम। फिर भी टसन थी, फिर भी हल्की टसन रह गई थी। कहते हैं ना 80% बीमारी दूर हो गई थी, 20% बची हुई थी। तो साथियों काम करता चला जा रहा था। तो मैंने महागुरु जी से पूछा कि सर काम में मजा नहीं आ रहा। तो महागुरु जी ने बोला कि महिपाल जी आपको मार्च में छुट्टी आना है। तो साथियों मैं चले जाता हूँ ड्यूटी पे, और मैंने कोशिश की, और जब व्यक्ति कोशिश करता है तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो साथियों बताना चाहूँगा इसी हॉल के अंदर, इसी कुर्सी पे मैं और मेरी मैडम बैठी हुए थे। 23 मार्च 2016 को महागुरु धर्मवीर सर की डायमंड देखी थी मैंने, मेरी मैडम ने। जब वो सम्मान देखा तो साथियों खून खोल गया था। अगर उस समय मेरा कोई टेम्परेचर चेक करता ना तो हो सकता थर्मामीटर फट जाता। अगर उस समय कोई मेरा ब्लड ग्रुप चेक करता ना, ओ पॉजिटिव की जगह पे सेप्सो पॉजिटिव आता साथियों। मैंने कसम खा ली थी, मैंने कसम खाई थी मेरे माँ बाप की, कुछ भी हो जाए ये सम्मान मेरे को लेके रहना है। और मैडम ने भी बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको साथ देने को तैयार हूं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, पर यह सम्मान मेरे को चाहिए साथियों। आपकी तरह मैं भी आया हुआ था और साथियों कसम खाई थी, और साथियों मैंने वो आज कसम पूरी कर दी है। आप कसम खाने को तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जा पर वचन ना जाए साथियों। तो साथियों उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने साथियों।
कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और साथियों मेरे एक दिन वो भी याद है, मैं ड्यूटी पे था तंगधार के अंदर, और तंगधार रास्ता बहुत खराब था, वहां से मैं 6 महीने बाद छुट्टी आया था। साथियों एक तरफ मुझे खुशी भी थी कि मैं अपने बच्चों से 6 महीने बाद मिल रहा हूं, और साथियों दूसरी तरफ दुख इस बात का था मेरे को, महागुरु जी ने बोल दिया कि महिपाल जी आप घर पे सिर्फ 2 दिन रुकना है। कितने दिन रुकना है? 2 दिन रुकना है। पर साथियों कुछ लीडर उसी समय उनकी नानी मर जाती, वो बोलते थे मेरे को सेफ सोप नहीं करना, पर मेरे को मालूम था अगर मैं आज महागुरु की बात को मानूंगा आने वाले समय में राजा की जिंदगी जीऊंगा। साथियों राजा की जिंदगी जीऊंगा। थैंक यू। और साथियों मैंने फिर बोला है, सिर्फ हनुमान मोड में काम किया मैंने, कोई दूसरा मोड पैदा नहीं हुआ जो मेरे को नेगेटिव कर सके। साथियों मैं घर पे आया, और घर पे आने के बाद मैंने मैडम से बात की, और मैडम ने डायमंड शिप देख चुकी थी। मैंने बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं यही सोचूंगी कि आप छुट्टी नहीं आए, आप अपनी टीम में जाइए, टीम को आपकी जरूरत है। साथियों और साथियों मैं सिर्फ 2 दिन घर पर रुका, जो इंपॉर्टेंट काम था वो मैंने किए, और सीधा मैंने फ्लाइट पकड़ी और साथियों आसाम चले गया। साथियों और महागुरु जी ने एक चीज बोल दी थी कि महिपाल जी छुट्टी खत्म होने सिर्फ 2 दिन पहले आना है आपको, ये भी शर्त रख दी, पर मैंने कभी मना नहीं किया। उसमें दिल दुखी भी हुआ, पर मेरे को पता थी कि अगर अब महिपाल आज तू ये चीज सहन कर जाएगा ना तो जिंदगी भर वनवास काटने की जरूरत नहीं है। अगर तू आज ये बात सहन नहीं करेगा तो तेरे को जिंदगी भर वनवास काटना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। साथियों दिमाग नहीं लगाया, हनुमान मोड में काम किया, और साथियों मैंने ऐसा ही किया। और साथियों मेरे को वो दिन भी याद है जब मेरी पोस्टिंग जयपुर के अंदर थी, और महागुरु जी का आदेश मिला मेरे को कि महिपाल जी आपको जयपुर से छुट्टी लेनी है, और छुट्टी लेने पर घर पे नहीं आना है आपको वहीं से जयपुर से फ्लाइट करवानी है गुवाहाटी के लिए, और आपको बरपेटा रोड जाना है काम करवाने के लिए। साथियों मना नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता थी अगर मैं सफल होऊंगा 2 कारण से होऊंगा, पहला सिस्टम, दूसरा अपलाइन। और साथियों मैंने ऐसा ही किया, मैंने फ्लाइट करवाई। और साथियों मैं फ्लाइट से इसलिए जाता था कि समय की बचत हो जाए, क्योंकि मेरे पास समय सीमित था। वो एक आर्मी वाले को कितना समय मिलता है? 2 महीने, 2.5 महीने जान लो। अगर चाहता मैं ट्रेन से जा सकता, आ भी सकता था, पर उसमें 3 दिन जाने के और 3 दिन आने के, 6 दिन खराब हो जाते। पर साथ में दिमाग नहीं लगाया, मैं सीधी फ्लाइट करवाता और उसी दिन बरपेटा रोड पहुंच जाता था। साथियों में और साथियों वो बात है 12/12/2019 की, आसाम चले गया। और महागुरु जी ने बोला कि महिपाल जी आपकी छुट्टी कब तक है? मैंने बोला था उसी तारीख तक है, यानी कि मेरी छुट्टी 12 तारीख तक थी। तो बोला कि आपको 12 तारीख को ही वापस आना है, क्योंकि महाराज जी को मालूम थी कि शाम को रिपोर्ट होगी। उन्होंने बोला आप फ्लाइट करवा लीजिए, आप 12 बजे जयपुर पहुंच जाना और 1-1:30 बजे आप यूनिट में पहुंच जाना, आपकी छुट्टी आपकी रिपोर्टिंग आराम से हो जाएगी। साथियों दिमाग नहीं लगाया, घर पे नहीं गया। साथियों 12/12/2019 को मेरी फ्लाइट थी। जब मैं सोया था, बड़े आनंद पूर्वक सोया, जब मैं खड़ा हुआ देखा तो पूरी ट्रेनें कैंसिल थी। मैंने बोला कि भाई बताया जाता है कि एप्पल फोन कभी हैंग नहीं होता, मैंने बोला तो ये मोबाइल भी हैंग हो गया, क्योंकि पूरी ट्रेनें कैंसिल थी। मैंने कॉल किया, अपने प्लान थे, मेरे जो टीम के जो लीडर थे आसाम के अंदर, मैंने उनसे बोला एक बार ट्रेन देखो मेरी सुबह वाली। तो उन्होंने बोला गुरुजी पूरी ट्रेनें कैंसिल। मैंने क्यों, क्या हो गया? उस समय CAA कोई कानून था, क्या था, आंदोलन उस पर चल रहा था, उसमें पूरी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी थी, पूरी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी थी, बस बंद थी। साथियों में होटल से आया, बस स्टैंड में रेलवे स्टेशन पहुंचा, कोई ट्रेन नहीं। मैं बस स्टैंड गया, कोई बस नहीं। मैं टैक्सी स्टैंड गया, कोई टैक्सी नहीं। पर मेरे माइंड में एक ही चीज थी, मेरे को गुवाहाटी जाना है और फ्लाइट पकड़ना। साथियों आसाम से गुवाहाटी का 2 घंटे का रास्ता था। लोग नेगेटिव थे, उस स्थिति में पॉजिटिव था। मैंने टीम से यही बोला, यहां पे आसाम के टाइगर लीडर आए हुए हैं, कि भाई मेरे को पता नहीं है, मेरे को फ्लाइट पकड़नी है। और सेफ शो में बताया भी जाता है जिसका टारगेट क्लियर होता है ना, उसके टारगेट कोई रोकने वाला नहीं है, ऊपर वाला भी साथ देता है। ईशान लो, यही फ्लाइट ट्रेनिंग बताया जाता है। और मैंने फ्लाइट ट्रेनिंग से यही सीखा था, मेरा लक्ष्य क्लियर था
कि मेरे को फ्लाइट पकड़नी है। यहाँ पे बयान जी आए हुए हैं। बयान जी ने बोला गुरुजी एक काम हो सकता है। मैं बोला क्या हो सकता है? कि एक एम्बुलेंस, बयान जी आए हुए हैं, वो वहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि गुरुजी एक काम हो सकता है। मैंने क्या हो सकता है? कि एक एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी रोका नहीं जाता। तो मैंने बयान जी को बोला कि सर एम्बुलेंस व्यवस्था की जाए। जब हम एम्बुलेंस के पास गए तो उन्होंने पैसा एक्स्ट्रा मांगा। मैंने बोला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों एम्बुलेंस की, और साथियों मैंने गलती कर दी, मैं एम्बुलेंस में आगे बैठ गया और हम शॉर्टकट रास्ते जा रहे थे। आधी दूरी जाने के बाद एम्बुलेंस रोक लिया और हमसे बोला आप कहाँ जा रहे हो? मैं उनसे एक चीज़ बोली कि हम गुवाहाटी से मरीज लेने जा रहे हैं। बोला आप नहीं जा सकते। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक चीज़ बोली, ज़्यादा कुछ करोगे तो गाड़ी में आग लगा देंगे। तो एम्बुलेंस वाला हम वहाँ से वापस हो लिए। एम्बुलेंस वाला कि साहब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं फिर भी पॉजिटिव था, क्योंकि महागुरु बोलते हैं परिस्थितियां कैसे भी हों, अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो ऊपर वाला भी साथ देता है। संडो फिर भी मैं पॉजिटिव था, मैंने हार नहीं मानी। मैंने उससे बोला भाई एक काम करते हैं, मैं पीछे ले जाता हूँ एम्बुलेंस के अंदर और तुम मेरे ऑक्सीजन लगा दे। और साथियों मैंने ऐसा बेस बना लिया, जूते खोल दिए, ऐसा हो गया जैसे मान लो उसको कुछ हार्ट अटैक आया हुआ हो। और साथियों मैं पीछे लेट गया और मैंने उनसे बोला, एम्बुलेंस वाले थे कि अब हम मेन हाईवे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो मैंने बोला एम्बुलेंस वाले मैं तेरे को और एक्स्ट्रा पैसा दूंगा पर तू चल। वो भी तैयार हो गया। तो साथियों जब मैं पीछे लेट गया, हमने चलना शुरू किया तो साथियों हमने देखा था जगह जगह तोड़ फोड़ हो रही थी, रोड ब्लॉक करिए जा रहे थे, टायरों में आग लगी जा रही थी और कई जगह तो बसों में आग लगा दी थी। साथियों जब हम जा रहे थे कुछ लोग ऐसे भी मिले जो खुरापाती बदमाश टाइप गए। कुछ लोगों ने मेरे बगल में डंडा भी किया, कुछ लोगों ने हाथ खींचा, कुछ लोगों ने टांग खींची, पर मैंने बताया कि अब तुम कुछ भी कर लो, महिपन हिलने वाला नहीं है। क्योंकि धैर्य बताया जाता है कि जो व्यक्ति धैर्य रखेगा उसी की जीत होगी। लोगों ने डंडा किया, टांग खींची, हाथ खींची, मैं मेरे को मक्कर लगा गया और ऐसा बेस रख लिया कि वास्तव में ये तो बीमार है। और साथियों पेशेंस रखा, मैं गुवाहाटी पहुंच गया, वहां से फ्लाइट पकड़ी और साथियों सीधा मैं जयपुर पहुंचा और साथियों मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग बिखर जाते हैं और इन्हीं परिस्थितियों कुछ लोग निखर जाते हैं। जब बात फ्लाइट ट्रेनिंग की आती है बोलते सर सर्दी ज्यादा है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर गर्मी ज्यादा है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा काम आ गया है। एक चीज बताइए, काम उनका ज्यादा होगा जो बहाने बनाते हैं या काम उनका ज्यादा होगा जो ईमानदारी से काम करते हैं? तो आप ईमानदारी काम करने तैयार हैं? फ्राइडे की टर्न लेने को तैयार हैं? संडे सिम लेने को तैयार हैं? एलडीपी लेने को तैयार हैं? ग्रुप मीटिंग करने को तैयार हैं? डायमंड शेप लेने को तैयार हैं? दिशा अटेंड करने को तैयार हैं? तो साथियों डायमंड शेप आपका इंतजार कर रही है, साथियों इंतजार कर रही है। साथियों बताना चाहूंगा जब बात प्रमोशन की आती है, काम चल रहा था पर कुछ लीडर संघ के मेरे जो दाएं वाले मेरे से आगे निकल रहे थे। मैंने बोला गुरुजी मजा नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला? मजा नहीं आ रहा, काम में स्पीड होनी चाहिए। महागुरु गजेंद्र जी बोले महिपाल जी आपकी बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपका समय। अगर आप इसी कमजोरी को आप अपनी ताकत बना लेते हैं ना तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है, आप इतिहास रच सकते हैं साथियों। और साथियों मैंने वैसा ही किया। मैंने बोला गुरुजी करना क्या होगा? गुरुजी ने बोला कि महिपाल जी कभी एसपीएस, बीवीएस, एलडीपी, दिशा या कोई डायमंडशिप होती है, आपको कोशिश करना है और छुट्टी आना आपको साथियों। और साथियों मेरे को वो दिन याद है जब महागुरु जी की डायमंडशिप हुई थी तो टीम ने तो एंट्री पास लिए ही थे और सबसे पहले 200 एंट्री पास मैंने अपनी पॉकेट से लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरे को पता थी अगर बड़ा काम करना है कुछ तो फेंकना पड़ेगा। सांडो अगर मुट्ठी भर फेंकेंगे नहीं क्या मन भर काट सकते हैं? क्या नहीं काट सकते साथियों। मैंने सही किया साथियों, 200 एंट्री पास लिए, तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। और साथियों कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं 200 कहां से दूंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। साथियों दिमाग नहीं लगाया मैंने। किस मोड़ में काम किया?
किस मोड में काम किया? अनमोड मोड में काम किया। आप करने को तैयार हैं? करने को तैयार हैं? तो साथियों ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है साथियों। थैंक यू साथियों। में सबसे पहले महागुरु जी धर्मवीर साहब वहां पे प्रेजेंट में हैं। सबसे पहले मैं एंट्री पास लेने जाता जिम के अंदर, सबसे पहले जाता था। मैं पूछता था एंट्री पास कब आ रहे हैं, मैं उसी दिन पहुंच जाता था। कुछ लोग क्या बोलते, फौजी पागल हो गया, इतनी मेहनत का पैसा है और ऐसी बर्बाद कर रहा है। साथी दिमाग नहीं लगाया। मैंने हमेशा एक ही मोड में काम किया। कौन सा मोड? हनुमान मोड। मेरा पता थी जो अपलान कहेंगे वो भले के लिए कहेंगे, नुकसान के लिए नहीं कहेंगे साथियों। और साथियों मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, सुनने तैयार हैं? मानने तैयार हैं? साथियों एक फॉर्मूला था, मैंने वो पकड़ लिया था। मानते हैं आपने 50 एंट्री पास लिए और एक एंट्री पास की कीमत कितनी है? अगर 500 रुपए है और आपने प्रमोशन किया और फिर भी आपका 5 एंट्री पास और पैसा नहीं आया तो आपकी पॉकेट से कितना जाएगा? 2500 रुपये। छानो अगर आपने 50 एंट्री पास लिए, 50 लोगों को बैठा दिया, अगर 5 एंट्री पास को पैसा नहीं आया आपकी पॉकेट से कितने जाएंगे? 2500 रुपये। छानो अगर मान लीजिए वो 50 व्यक्ति एक हफ्ते में एक सेल देते हैं तो उस वीक आप कितनी सेल आएंगी? कितनी सेल आएंगी? 50। आपका चेक कितने का बनेगा? कितने बनेगा? 25,000 का। सांडो बनेगा ना? आपकी पॉकेट से कितना पैसा गया? 2500 रुपये। सांडो आपको पैसा कितना आया? 25,000 रुपये। 25,000 में से 2500 माइनस कर लो, कितने बचे? 22,500 रुपये। सौदा घाटे का है फायदे का है? करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। जिसकी बात है उसका बाप एक। महागुरु जी बोलते जिसकी बात है, जिसकी बात है, जिसकी बात है। साथियों वो मैंने किया, दिमाग नहीं लगाया। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरे 5 एंट्री पास रह गए, सर मैं तो ये हो गया वो हो गया। उनकी नानी मर जाती है, 1 या 2 एंट्री पास ले जाते हैं। साथियों बताना चाहूंगा जितने लोग डायमंड सिम में एंट्री पास लेते ना उतने मेरी पॉकेट के अंदर रह जाते थे, पर दिमाग नहीं लगाया मैंने कभी। मेरे को पता थी अपलान ने बोल दिया खड्डा है, कूद जा, कूद गया। हो सकता उसके अंदर नोटों की बोरियां मिल जाए, भरी वैसा मिल सकती है ना, क्योंकि अपलान कभी बुरा नहीं चाहेगा। पर कुछ लोग दिमाग लगा जाते हैं और अपनाने के बारे में गलत सर कहना शुरू कर देते हैं। तो साथियों जो व्यक्ति अपलान के खिलाफ गलत बोलेगा, मान लो उसको मरना मरना मरना, और कुछ लोग मर भी जाते हैं। सांडो आपने देखा भी होगा, कुछ लोग मेरे ऊपर से गए, कुछ लोग मेरे नीचे से गए। क्यों गए? दिमाग लगाया, अपलान की बातों फॉलो नहीं किया, सिस्टम फॉलो नहीं किया। साथियों मैं एक कहानी बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग गांव से हैं। सांडो मैंने बचपन में एक बात सीखी थी, सुनना चाहोगे? एक गांव के अंदर एक जोड़ था या तालाब था। अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता है और उसको वो तालाब पार करना है, अगर भैंस की पूंछ पकड़ ले क्या होगा? पार करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। अगर वो 20 तालाब में भैंस की पूंछ छोड़ दे क्या होगा? मरना तय है, मरना तय है, मरना तय है, मरना तय है, मरना तय है। साथियों मैंने सीख लिया था, अगर मेरे को शेप सोप रूपी समंदर में अगर पार करना है तो अपलान का हाथ पकड़ लो साथियों। और साथियों मैंने अपलान का ऐसे हाथ पकड़ा कभी जिंदगी में छूटा है नहीं साथियों। और साथियों मैं वादा करता हूं अगर आपने अपलान का हाथ पकड़ा, सिस्टम को फॉलो किया, आप एक समंदर नहीं आप 7 समंदर पार कर सकते हैं, 7 समंदर पार कर सकते हैं। करने को तैयार हैं? हाथ पकड़ने को तैयार हैं? साथियों दिमाग मत लगाना, दिमाग मत लगाना। और साथियों में चीज बताना चाहूंगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे को नौकरी मिली, आर्मी की मिली, उसमें कभी दिमाग नहीं लगाया। अब सीनियर ने बोल दिया खड्डा खोद दे, खड्डा खोद दिया, सीनियर ने बोला खड्डा बंद कर दे, बंद कर दिया, दिमाग नहीं लगाया। और साथियों सिस्टम भी ऐसा ही मिला मेरे को, जो प्लान ने बोला वही मैं करता चले गया।
वही करता चलेगा साथियों, मैं वही करता चले गया। और साथियों, मैं सिस्टम की एक ताकत बताना चाहूंगा। मैं 6 महीने बाद छुट्टी आया था, सिस्टम में नहीं था, पर मेरी टीम काम कर रही थी। टीम की बदौलत 6 महीने में 4.5 लाख रुपए मेरी मैडम के अकाउंट में आ चुके थे, मैडम के अकाउंट में आ चुके थे। साथियों पूछना चाहूंगा, दुनिया में ऐसा कौन सा सिस्टम में है आप फील्ड में नहीं है और फील्ड में काम भी नहीं कर रहे हैं, क्या अकाउंट पे पैसा आ सकता है? क्या आ सकता है क्या? पर साथियों, सेफ सोप एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी दमदार कंपनी है, अगर आप एक बार नेटवर्क खड़ा कर देते हैं, आप काम करना, किसी मुश्किल होता है काम करना चाहे मत करना, अगर आप इस दुनिया में भी नहीं हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। साथियों मैं बताना चाहूंगा, मैं आर्मी के अंदर था और मैं सोचता था अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा? 40 लाख रुपए, 50 लाख, ये नो इतना मिलेगा ना, इतना मिलेगा ना। एक चीज बताइए, आज से 10 साल पीछे 50 लाख की क्या वैल्यू है? क्या कोई वैल्यू है? क्या कोई वैल्यू है? क्या अगर मान लीजिए 5 साल पीछे, 10 साल पीछे 50 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें मेरे बच्चे भी बड़े होते, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, घर मकान, क्या हो पाता? क्या हो पाता? क्या मैंने सोच लिया कि महिपाल, कुछ करना है तो ऐसा कर जो बच्चे भी याद रखें। और साथियों, मैंने सेफ शॉप में काम करना शुरू कर दिया था उसी दिन से, और मैं उसी दिन से जब मेरी टीम बनकर तैयार हो गई, उसी दिन से मैं फिक्रमंद हो गया था, मेरे कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को पता थी कि आज मैंने, और साथियों बताना चाहूंगा, आज मेरी टीम 15,000 की है साथियों, 15,000 की है। अगर आज महिपाल के कुछ हो भी जाता है, अगर आज मेरे कुछ हो भी जाता है, तो साथियों में 15,000 दुकान खोल के जा रहा हूं। कितनी दुकान? 15,000। कुछ तो दुकान खुलेंगी, ये जानो। जब जब दुकान खुलेगी मैडम को पैसा आएगा, ये जानो। हो सकता है अगर मेरा कुछ हो गया मैडम को मेरी कमी खलेगी, पर ये सेफ शॉप सिस्टम, हमारे फ्रंटल में बैठे गुरु कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे साथियों। और इतिहास गवाह है, बहुत सारे से उदाहरण भी है सानो। साथियों बात आती कमिटमेंट की, तो साथियों सबसे पहले बताना चाहूंगा एक अचीवमेंट। कुछ लोग बोल रहे थे भाई तू इस सिस्टम में काम कर रहा है, कितना पैसा है, क्या है, क्या नहीं आया? ऐसा लो सवाल जवाब करते ही ना। साथियों इससे पहले मैं नोकिया का मोबाइल चलाता था, जिसमें श्याम वाला गेम चलता है सानो, वो चलाता था। कभी मैंने सपने में सोचा भी नहीं था कोई मैं बड़ा मोबाइल ले सकता हूं। मेरे कुछ संघ के मित्र थे जो घर से थोड़े मजबूत थे, वो कोई किसी 20,000 मोबाइल था, किसी 25,000 मोबाइल था। मैं मनी मन सोचता था वही नौकरी इनकी है और वही नौकरी मेरी है। इनमें मोबाइल 25,000 का और मेरे मोबाइल है सिर्फ 1200 रुपये का। पर थैंक्स गॉड है सिस्टम, इस सिस्टम की बदौलत आज महिपाल सिंह जो सबसे दमदार एप्पल का मोबाइल है वो चलाता साथियों, वो चलाता है। ये किसी तो बदौलत है, सिस्टम, अपलैंड और साथियों सेफ शॉप की बदौलत है साथियों। और साथियों बताना चाहूंगा, जब मैं बाइक पे चलता था ना, तो साथियों जो रोड पे जो ठेली वाले होते हैं ना, वो चश्मा यूज करता था। कितने रुपए का? 45 रुपए का, 50 रुपए का। और साथियों में उसको ऐसे संभाल रखता था जैसे बड़ा महंगा है। पर थैंक्स गॉड सिस्टम, थैंक्स गॉड अपलैंड, इनकी बदौलत और प्यार सी टीम की बदौलत साथियों आज महिपाल सिंह 16,727 रुपये चश्मा यूज करता साथियों, 16,727 का। साथियों चश्मा की बेइज्जती मत करो, ताली बजाओ, खुल के ताली बजा दो एक बार। साथियों मेरे भी ड्रीम कार थी, जैसे सबकी ड्रीम कार होती है सान लो। और साथियों ड्रीम कार कितने की थी? 3 लाख 4 लाख रुपए की। और कई बार लेने की कोशिश भी की मैंने, पर साथियों पॉकेट इजाजत नहीं देती थी। और मैडम भी यही बोलती थी क्या करोगे लेकर के, हमारे पास बाइक है, बाइक से काम चल रहा है। साथियों आज मैं बाइक की सच्चाई बताना चाहूंगा। बाइक पे सर्दियों में सर्दी लगती है सानो, गर्मियों में गर्मी लगती है सानो, और बारिश के मौसम बाद में भीग जाता है।
बाइक किसी भी मौसम की नहीं है सानो। पर साथियों हम कंप्रोमाइज करते हैं, हम अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं साथियों। पर साथियों थैंक्स गॉड सिस्टम, और मैं थैंक्स गॉड मेरे अपलायन, और थैंक्स गॉड ये सेफ सोप, इनकी बदौलत आज महिपाल सिंह ने यहां से BMW X1 टॉप मॉडल 52,17,000 रुपये सारे गाड़ी खरीदी है मैंने। थैंक यू साथियों। गाड़ी बुक करा दी थी मैंने, पर कुछ समय ऐसा हुआ मैं ले नहीं पाया। गांव वालों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पैसा दे करके एजेंसी से फोटो खिंचवा लाया है। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। पर साथियों मैं हिला नहीं। मैडम से भी लोगों ने ताने मारे, पर मैडम भी बड़े अंदर में बड़ी दुखी होती थी, मेरी बेइज्जती सन की। पर मैडम ने यही चीज बोला, आप चिंता मत कीजिए, समय आएगा, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए साथियों। और साथियों वो समय आ गया था, मैं उस आसपास के गांव की और भरतपुर के अंदर शायद गिनी चुनी 2-4 गाड़ी होंगी, सबसे दमदार गाड़ी को ले जा करके और मां के चरणों में चाबी रख दी थी साथियों, मां के चरणों में चाबी रख दी थी। और मैंने मां से बोल दिया था कि मां मैंने तेरे से एक वादा किया था, तेरे को 4 पहिया गाड़ी में घुमाऊंगा। और ये महिपाल सिंह आसपास के गांव में कोई गाड़ी नहीं, इससे बड़ी गाड़ी कोई गाड़ी। साथियों पैसे वाले होंगे मेरे से ज्यादा, करोड़पति भी हो सकते हैं भरतपुर के अंदर, पर साथियों दिल नहीं था। दिल किस में मिलता है? सेफ सोप वालों पर। किस पे? सेफ सोप वालों पे। कहा भी जाता है सेफ सोप पैसा भी देती है और दिल भी देती है साथियों। साथियों थैंक यू। साथियों जो मेरे बच्चों की उम्र है ना, उस उम्र के अंदर में बैलगाड़ी में बैठता था साथियों, और आज मेरे बच्चे BMW में गाड़ी में बैठ करके पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं साथियों। जब मेरे बच्चे BMW गाड़ी में स्कूल जाते हैं ना, जो और बच्चे देखते ना, तो साथी बच्चों को, मेरे बच्चों की फीलिंग कुछ और होती है साथियों। क्या आप करने तैयार हैं? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी BMW में जाए सानो? चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो? साथियों आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। करने तैयार हैं? सिर्फ आपको सिस्टम फॉलो करना है, अपने प्लान की बातों फॉलो करना है, और प्लान पे प्लान, 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 और प्लान पर साथियों दिखाते चले जाना, दिखाते चले जाना। ये BMW गाड़ी भी साथियों आपकी भी आ सकती है सानो। करने तैयार हैं? करने तैयार हैं? रघुकुल जी तो सदा चले आई, प्राण जब वचन ना जाए। आज साथियों आज आपने वचन लिया है, करके दिखाना है। करने तैयार हैं साथियों? आप करने तैयार हैं तो साथियों मैं भी दिखाना तैयार हूं। और साथियों एक अचीवमेंट और बताना चाहूंगा, यहां से 6 बीघा जमीन 74,60,000 रुपए के लिए साथियों। कितने की? 74,60,000। मां इधर बैठी हुई है, और साथियों रजिस्ट्री मेरे पास है, रजिस्ट्री कॉपी मेरे पास है साथियों। एक रिटायरमेंट फौजी ने 15 दिन के अंदर 1,27,30,000 रुपए खेल खेला। कितने का? 1,27,30,000 रुपए का खेल खेला है साथियों। थैंक यू। मेरी मां इधर बैठी हुई है साथियों। एक नौकरी वाले की, मैं साथियों ये नहीं कहूंगा, फौज की नौकरी बड़ी दमदार है, और इंडिया की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 दमदार नौकरी है सानो। मान लो तैयार हैं? सबसे ज्यादा वैल्यू फौज की जवान की होती है। वो हर मौसम में रह सकता है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, हर मौसम में रह सकता है साथियों। पर साथियों क्या एक आर्मी वाला व्यक्ति या फोर्स वाला व्यक्ति 15 दिन के अंदर 1,27,30,000 खेल खेल सकता है क्या? नहीं खेल सकता। ये खेल खिलाया किसने है? सिस्टम ने। किसने? अपलायन ने और टीम ने साथियों। मैं वादा करता हूं, अगर आपने, फिर मैं वही कहना चाहूंगा,
आपने सिस्टम फॉलो किया, अपने प्लान की बात को माना, तो साथियों 1,27,30,00,000 खेल आप भी खेल सकते हैं। साथियों खेलने को तैयार हैं? खेलने को तैयार हैं? खेलने को तैयार हैं? तो साथियों आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने किया था। साथियों बात आती कमिटमेंट की। ये महिपाल सिंह सोकरवाल महागुरु जी आपकी चरणों की सौगंध खाता हूं, आने वाले समय में मैं खुद तो डायमंड हूं। पहले मेरी मजबूरी थी, समय नहीं था, उससे मैंने बहुत घाटा खाया है, पर महागुरु जी आपका ये शेर आजाद हो चुका है, क्योंकि शेर की कॉफी, शेर की कॉफी, शेर की कॉफी। तो साथियों जो हमारे महागुरु जी शेर हो सकते हैं, तो मैं गीदड़ कैसे हो सकता हूं? तो साथियों बताना चाहूंगा, चलो तैयार हैं? और साथियों बताना चाहूंगा, जब मैं आर्मी की नौकरी कर रहा था ना, मेरा एक सपना था, अगर मैं 20 साल नौकरी करता हूं या 15 साल नौकरी करता हूं और 1 साल के में 2 लाख रुपए सेव करता हूं, अगर मैं 15 साल नौकरी करता हूं तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा होगा? 30 लाख रुपए। समझो बस साथियों, मैं आर्मी की नौकरी से साल के 2 लाख रुपए सेव नहीं कर पा रहा था। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी घर में शादी, कभी कुछ कभी कुछ, पर थैंक्स गॉड ए सिस्टम, थैंक्स गॉड अपलाइन और थैंक्स गॉड मेरी प्यारी सी टीम, इनकी बदौलत मेरी एक वीक की इनकम 3,03,285 रुपए। साथियों 285 साथियों जो चेक मेरा आया है वो आपका भी आ सकता है। लेने को तैयार हैं? लेने को तैयार हैं? बस आज आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। करने को तैयार हैं? साथियों आपको वही त्याग करना है जो आपको सबसे प्यारा लगता है। ऐसा नो किसी को टीवी देखना, किसी को व्हाट्सएप चलाना, किसी को फेसबुक चलाना, किसी को बीबी साथ चाय पीना, साथियों यही त्याग करना है। और ये त्याग आपको सिर्फ 4 साल करना है। कितने साल? 4 साल। करने को तैयार हैं? करने को तैयार हैं? तो साथियों 3,03,285 रुपए का चेक आपका भी इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा है। लेने को तैयार हैं? लेने को तैयार हैं? अब बात कमिटमेंट की आती है। साथियों मैं वादा करता हूं, यहां मेरे दमदार लीडर होंगे, मैं चाहूंगा, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, मिस्टर अजय सिंह सोकरवाल जी, वेलकम सर। अजीत मीणा जी वेलकम सर। योगेंद्र जी वेलकम सर। लोकेंद्र जी वेलकम सर। रमेश जी वेलकम सर। ये बताना चाहूंगा, ये मेरा वो दमदार लीडर हैं, कभी इन्होंने मेरी कम महसूस नहीं होती टीम के अंदर। मैं ड्यूटी पे था तब भी ये बोलते थे कि सर आप चिंता मत कीजिए, टीम को हम देख रहे हैं। कभी इन्होंने दिमाग नहीं लगाया। ये हमेशा की बात करते हैं, गुरु जी ये आपकी मजबूरी है कि आप नौकरी पे हैं, पर आपकी कमी को हम पूरा करेंगे। साथियों उनके दिमाग में कभी नेगेटिव बात नहीं आई, हमेशा पॉजिटिव बात आई और फाइन ट्यूनिंग के साथ काम किया उन्होंने। साथियों गुरु जी मैं वादा करता हूं 2022 का सूर्यास्त नहीं होगा, और ये सभी 2022 के अंदर डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है। मैं चाहूंगा बापू जी, मैं चाहूंगा बापू जी आशीर्वाद देने आएगा। नया वक्त है, नई उम्मीदें, नए हौसले, ताजे जज्बे। अरमा है आकाश झुका दे, भूख मारे सूरज को बुझा दे, मंजिल कदम कदम पे झुका दे, डर को भी हम सीधा सिखा दे। हमसे ही है इस जग में हर रॉयल, we must go रॉयल, we must go रॉयल, we must go रॉयल, we must go। चांद पे कदम रखा है, मार्स पे भी हम छाए हैं, अपनी उम्मीदों का हम ही ने सूरज उगाए हैं। अपने उम्मीदों का हमने
साथियों, आज मैं अपनी टीम से वादा करता हूं, अगर मेरी टीम 2 कदम चलेगी तो मैं उनके साथ 10 कदम चलने तैयार हूं। अगर मेरे लीडर जहां पसीना बहाएंगे मैं वहां खून बहाने तैयार हूं। मैं वादा करता हूं महागुरु जी, आपकी चढ़ना सौगंध, यहां पर जितने भी दमदार लीडर बैठे हुए हैं सबको चुन चुन के डायमंड बनाऊंगा, डायमंड बनाऊंगा, डायमंड बनाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। चलो तैयार हो, तैयार हो, तैयार है, की घड़ी तैयार है, तुंग हार दो, एक तैयार तुंग हो, हार दो, तैयार हो। या की जान